क्या होता है कि एक छोटी सी हमारे पास चेन बनती है जिसके अंदर फ्यू ग्लूकोसाइल यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज के फ्यू मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दिस शॉर्ट चेन सर्व एज अ प्राइमर, और ये अब क्या करती है, एज अ प्राइमर एक्ट करती है, और इस प्राइमर के अंदर फर्दर एडिशन ऑफ ग्लूकोज होती है बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। दिस इज एबल टू बी एलोंगेटेड बाय ग्लाइकोजन सिंथेज एज डिस्क्राइब बिलो। अब एलोंगेशन है इसकी, उसकी वो इनिशिएशन थी, यहाँ पे एलोंगेशन हमारे पास हो गई। वो स्टेप 1 अगर आप उसको कह दे तो ये स्टेप 2 हो जाएगा। एलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन फॉर्मिंग अ न्यू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बन 1 ऑफ द एक्टिवेटेड ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ द एक्सेप्टिंग ग्लूकोसाइल रेजिड्यू। चूँकि जो एक्सेप्ट करेगा वो उसका कार्बन नंबर 4 होगा, और जो ऐड करेगा नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो ज़ाहिर बात है वो यूडीपी ग्लूकोज से हमारे पास आएगा। और यूडीपी ग्लूकोज आप लोग जानते हैं कि कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डिंग करता है, तो यूडीपी कार्बन नंबर 1 से हट जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास वो ऐड हो जाएगा, कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। The non-reducing end of the carbohydrate chain is one in which the anomeric carbon of the terminal sugar is linked by glycosidic bond to another compound, making the terminal sugar non-reducing. कहते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग एंड वो वाला है जिसका सबसे आखिरी वाला जो शुगर है वो उसका कार्बन नंबर 1 या फिर एनोमेरिक कार्बन, जहाँ आप लोग जानते हैं कि एनोमेरिक कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होता है, तो एनोमेरिक कार्बन उसका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो उसका सिर्फ कार्बन नंबर 4 फ्री होता है बॉन्डिंग के लिए। तो इस वजह से उसको हम नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो रिडक्शन की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन शो करता है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन शो करता है जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो इसी वजह से हम उसको टर्मिनल वाले शुगर को नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। The enzyme responsible for making alpha-1,4 linkage in glycogen is glycogen synthase। उसको हम glycogen synthase बोलते हैं, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ। यूडीपी जो रिलीज़ होते हैं हमारे पास, तो उसको हम वापस भी यूटीपी में चेंज कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि यूडीपी प्लस एटीपी हमारे पास चेंज हो जाता है यूटीपी प्लस एडीपी में। मतलब ये कि इसका एक फॉस्फेट इसको मिल जाता है यूडीपी को, और ये एटीपी बन जाता है और ये ख़ुद एडीपी में चेंज हो जाता है। एक्चुअली होता ये है कि जब एटीपी का फॉस्फेट स्प्लिट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी यूज़ हो जाती है यूडीपी की फॉस्फोरिलेशन में। चूँकि यूडीपी को यूटीपी में चेंज होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यही वजह है कि साइटोप्लाज्म का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके अंदर एडअप नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास यूटीपी का फॉस्फेट ऐड होता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और वो एनर्जी इसकी फॉस्फोरिलेशन के काम आती है। जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज बोलते हैं। अब आ गई फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग। यहाँ पे एलोंगेशन आप लोगों ने पढ़ ली कि बस ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो फर्दर एडिशन करता जाएगा, ग्लूकोसाइल रेजिड्यू हमारे पास इंटर होती जाएंगे और एलोंगेशन होती रहेगी। अब इधर क्या होगा, हमारे पास ब्रांचिंग होगी। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन में किस तरह होता है इस तरह है कि हमारे पास एक अलग से एंजाइम आता है जिसका हम कहते हैं 4,6 ट्रांसफरेज। इफ़ नो अदर सिंथेटिक एंजाइम एक्ट ऑन द चेन, अगर दूसरा कोई भी एंजाइम एक्ट ना करता चेन के ऊपर, तो क्या होता है कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है तो वो बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट चेन होता है, जिस तरह कि हमारे पास अमाइलोज में होता है, प्लांट के अंदर अमाइलोज में होता है 1,4 लिंकेज होती है उसके अंदर भी, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस फिर ना रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट ग्लाइकोजन हैज़ अ ब्रांचेस लोकेटेड ऑन एवरेज 8 ग्लूकोसाइड रेजिड्यू अपार्ट। होता है कि एवरेज तकरीबन हर 8 ग्लूकोसाइड रेजिड्यू के बाद, यानी कि हर 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास एक ब्रांच खामखा आती है, ज़रूर आती है। रिजल्टिंग इन अ हाईली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांच मॉलिक्यूल बनता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, नीचे से एक तना होता है और ऊपर से इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह ग्लाइकोजन के साथ भी होता है। फार मोर सॉल्युबल देन द अनब्रांच एमाइलोज। अब अनब्रांच एमाइलोज के कंपैरिजन में ग्लाइकोजन ज़्यादा सॉल्युबल होती है। वो क्यों? उसकी एक छोटी सी रीज़न है कि अमाइलोज की बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती हैं और दो स्ट्रेट चेन के दरमियान में वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को
इस लाइन की एग्जांपल दे दूँ कि ये ऊपर वाली एक लाइन है और ये नीचे वाली एक रिटन लाइन है, जो कि दो चीज़ें लिखी हुई हैं ना। तो अब जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो इनके दरमियान वंडर वाल्ड फोर्सेस अच्छे तरीके से होती हैं। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे बीच में बहुत सारे लेटर्स को ऐड अप कर दूँ, ABCDEFGH ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल आपस में दूर हो जाएंगे, अपार्ट हो जाएंगे। और क्या होगा कि जो ऊपर वाली हमारे पास चेन है उसका नीचे वाली चेन से दूरी की वजह से क्या होगा कि वो जो बीच वाले अल्फ़ाबेट है, खाली उसमें जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो और ये वाली लाइन आपस में इंटरेक्ट खाली उस एक लेटर के ज़रिए से करेंगे। वंडर वाल्ड फोर्सेस सिर्फ उस लेटर और उस लाइन के दरमियान में होगी और बाकी पूरी लाइन दूर हो जाएगी। तो जब ब्रांचेस आती हैं तो जो स्ट्रेट चेन है उनकी वंडर वाल्ड फोर्सेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, सॉलिबिलिटी उस टाइम ज़्यादा होगी ना जिस टाइम के ग्लाइकोजन के या किसी भी मॉलिक्यूल के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वंडर वाल्ड फोर्सेस कम होंगी, उनकी अपनी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, तो तभी वो डिज़ोल्व होंगे ना। वो वाला मॉलिक्यूल जिसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन आ जाती है। तो उसमें हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कम होती है और सॉल्यूट के अपने जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं होता। ब्रांचिंग आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड। ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड भी बढ़ जाता है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग एंड हमारे पास ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि जिस जगह पे हमारे पास 6 कार्बन पे ब्रांच लगती है तो उसका कार्बन नंबर 4 बिल्कुल फ्री होता है, जो कि फर्दर उसके अंदर एडिशन हो सकती है। टू विच न्यू ग्लूकोसाइड रेजिड्यू कैन बी एडिड, thereby greatly increasing the rate at which glycogen synthesis can occur। तो उससे क्या होती है कि ग्लाइकोजन सिंथेस दो जगह पे करता है, एक एलोंगेशन पे और एक ब्रांच जहाँ पे लग जाती है उसकी एलोंगेशन के लिए भी ग्लाइकोजन सिंथेस यूज़ होता है। एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। इस डायग्राम में सारा निचोड़ है, हर चीज़ का निचोड़ है। आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी समझाती हूँ डायग्राम में से। सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। उसके बाद क्या होता है कि यूटीपी आता है और हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है। पायरोफॉस्फेट हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज हो जाता है और फॉस्फोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यूडीपी ग्लूकोज जो हमारे पास बना था उसके लिए हमें या तो ग्लाइकोजिनिन चाहिए होता है या फिर हमारे पास कोई पुराना सा ग्लाइकोजन का रेजिड्यू चाहिए होता है। यहाँ पे ग्लाइकोजिनिन को शो किया गया है। ग्लाइकोजिनिन एक प्रोटीन हो गया, इसका देखिए टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल फ्री है, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और बिल्कुल उसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा जिस तरह आम 2 ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में बनाते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल शो किया गया था इसके अंदर एडिशन हो रही है। जब 3, 4, 5 ऐड हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेज अपना काम कर सकेगा और ग्लाइकोजन सिंथेज आके इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऐड अप करेगा, जिसको ABCDEFGHIJK LMNO तक यहाँ पे इसको शो किया गया है। ये इसको नंबरिंग दी गई ताकि इससे अंदाज़ा हो आप लोगों को कि कौन सा ग्लूकोज कौन सी पोजीशन पर है। सबके दरमियान में अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज बनाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजिनिन का मॉलिक्यूल अटैच है और आखिर तक रहता है, हमेशा ये वाला मॉलिक्यूल अटैच फॉर्म में रहता है। अब क्या होता है कि ब्रांचिंग एंजाइम आता है जिसको हम 4,6 ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। वो क्या करता है 4,6 ट्रांसफरेज के इसके अंदर ब्रांचेस को ऐड अप करता है। ब्रांचेस को इस तरह ऐड अप करता है जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके GHI और J, ये यहाँ तक, ये देखिए GHI और J, यहाँ तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उस तरह रहते हैं। और इसके आगे से फर्दर क्या होता है कि यहाँ से जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो कट लगाता है, कट लगा के और जो K वाला मॉलिक्यूल है, K वाला जो ग्लूकोज था उसको G वाले ग्लूकोज के ऊपर ब्रांच लगा देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि K वाला मॉलिक्यूल ये H के साथ जो G वाला मॉलिक्यूल था उसके साथ 1,6 लिंकेज बना ली है और ये हमारे पास ब्रांच बन गई है। अब फर्दर ग्लाइकोजन सिंथेज यहाँ पे भी एडिशन कर सकते हैं ग्लूकोज के, और यहाँ पे भी ये देखिए नॉन रिड्यूसिंग एंड को शो किया गया है। यहाँ पे ये वाला भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है और यहाँ पे देखिए 2 नॉन रिड्यूसिंग एंड बन गए हैं।
तो नंबर ऑफ़ नॉन रिड्यूसिंग एंड ज़्यादा हो गए हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर ही एडिशन करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी सिंथेसिस में स्पीड अप होगा। Further elongation all the non-reducing ends by glycogen synthase making alpha 1,4 bonds नए bonds बनते हैं। Further branching making alpha 1,6 bonds। उसके अंदर क्या होती है, फिर further branching होती है, further elongation, फिर again further branching, further elongation, और आखिर में हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और जब ग्लाइकोजन यहाँ पे आखिर में हमारे पास जब बन जाती है पूरी तरह, तो उसके अंदर भी हमारे पास ग्लाइकोजनिन का मॉलिक्यूल रहता है उसी तरह। और ग्लाइकोजनिन का मॉलिक्यूल चूँकि इसके साथ रहता है, तो यही वजह है कि बाज़ लोग सम टाइम हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि ग्लाइकोजन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों हैं, या फिर मतलब पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन के अंदर क्या है। तो एक ऑप्शन होता है कि ओनली ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, दूसरा ऑप्शन आता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है, तीसरा चौथा कोई ऑप्शन लगा देते हैं ना। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन भी होती है और ग्लूकोज भी होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं आप लोग कि अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और ग्लूकोज के यूनिट्स भी होते हैं। इस वजह से क्योंकि ग्लाइकोजनिन इसके साथ फिर हमेशा अटैच रहता है और इससे रिमूव नहीं होता। अब सिंथेसिस ऑफ ब्रांचिंग पढ़ेंगे हम लोग। ब्रांचिंग में क्या होता है कि ब्रांचिंग एंजाइम आता है जिसको हम अमाइलो अल्फ़ा 1,4 टू अल्फ़ा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज कहते हैं, इसका पूरा ये नाम था। दिस एंजाइम रिमूव द चेन ऑफ 6 to 8 ग्लूकोसाइड रेजिड्यू फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन चेन। क्या करता है कि आखिरी 6 या 8 ग्लूकोसाइड रेजिड्यू को उठाता है और उसको ब्रांच बना देता है। और क्या करता है कि नॉन टर्मिनल के ऊपर बिल्कुल आखिरी वाले कार्बन ग्लूकोज के साथ ब्रांच नहीं बनाता, बल्कि थोड़े से कार्बन छोड़ के, थोड़े से ग्लूकोज को छोड़ के फिर ब्रांच लगाता है। ब्रेकिंग एट अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड टू अनदर रेजिड्यू ऑन द चेन एंड अटैचेस इट टू द नॉन टर्मिनल ग्लूकोसाइल रेजिड्यू। नॉन टर्मिनल के साथ मतलब आखिरी वाले ग्लूकोज के साथ इसकी ब्रांचिंग नहीं करता, बल्कि उससे थोड़ा पीछे ब्रांचिंग करता है बाय अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। थस फंक्शनिंग एज 4,6 ट्रांसफरेज, इसीलिए इसको हम 4,6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र करता है ग्लूकोज को फ्रॉम 4 to 6, 4 से 6 की तरफ इसको ले आता है। और रिजल्टिंग न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड जो हमारे पास बनता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जे की फॉर्म में फिगर में शो किया, देखें यहाँ पे एक जे वाला है और दूसरा ओ वाला हमारे पास है, ओ वाला नॉन रिड्यूसिंग, दो नए एंड बन गए हैं। as well as the old non-reducing end to form the 6 end from which the 6 to 8 residue were removed, जिसे 6 या 8 कार्बन रिमूव किए गए थे। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों के लिए 5 शो किए हुए हैं। where can be now further elongated by glycogen synthase। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन रिड्यूसिंग में ओ वाला ग्लूकोज था और जे वाला ग्लूकोज था, दोनों की फर्दर एडिशन होती ग्लाइकोजन सिंथेस के ज़रिए। Synthesis of additional branches after elongation of these two ends has been accomplished by glycogen synthase, and terminal 6 to 8 glucoside residue can be removed and used to make additional branches। और उसके बाद क्या होता है, जब इनकी थोड़ी सी elongation होती है और हमारे पास 8-10 कार्बन फर्दर ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इसकी अगेन से ब्रांचिंग होती है। मतलब कि हर 8-10 ग्लूकोज के रेजिड्यू के बाद हमारे पास एक ब्रांच आएगी, फिर वो ब्रांच लंबी होगी, फिर उस ब्रांच के अंदर 8-10 के बाद फिर एक दूसरी ब्रांच आएगी। तो इस तरह ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग का प्रोसेस होगा और हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का बन जाएगा, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।